तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये महान दृश्य है, ये महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है अश्रु सेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे पिताजी। जी हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखी हुई एक आत्मकथा। अभी आपने जो पंक्तियां सुनी है, ये अग्निपथ इस कविता से ली गई है और इस अग्निपथ कविता को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। साहित्य जगत के शहंशाह है और अमिताभ बच्चन हॉलीवुड के शहंशाह है। अब देखो छात्रों, अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन और हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो बाद में उन्होंने बच्चन ऐसा कर दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि गद्य के बारे में क्या है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने पिता के बारे में सारी यादें ताज़ा की है। पिताजी का रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनकी दृढ़ता, उनका स्वाभिमान, उनकी कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने अपने आत्मकथा के जरिए पिताजी के बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इन्होंने प्रताप नारायण श्रीवास्तव, मतलब उनके जो पिताजी है, उनके बारे में जो कुछ अच्छा लिखा है, उनकी जो यादें ताज़ा की है, इस माध्यम से आज के इस समाज में बहुत सारे लोगों को एक प्रकार की प्रेरणा ही है। ठीक है, तो देखते हैं आत्मकथा मेरे पिताजी। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी। अब यहाँ बहुत से छात्र प्रताप इस शब्द से कंफ्यूज होंगे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि यह प्रताप क्या है। तो देखो छात्रों, पायनियर प्रेस में काम करने वाले पिताजी, मतलब पिताजी का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इसलिए यहाँ इन्होंने केवल प्रताप ऐसा दिया है। और उस समय कितनी पाबंदी थी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट। पिताजी के बारे में इन्होंने कह दिया है कि उनका जो मतलब उनकी जो लिखावट थी बहुत शुद्ध और स्वच्छ थी। सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दे दी। अब विशिष्टता का मतलब क्या है कि विशेषता दे दी, है ना, कुछ अलग, मतलब ये इंसान बहुत अलग है, कुछ विशेष है, कुछ खास है, ऐसा लोग मानने लगे। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लार्कों का पिछला काम भी अपने मेज पर रख लेते, है ना। आजकल कौन ऐसा करता है, लेकिन पिताजी करते थे कि सहयोगी जो क्लर्क थे उनका काम भी वो अपने मेज पर, अपने टेबल पर रखकर उनका भी काम कर देते थे। और दफ्तर बंद हो जाने के घंटों बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। इस प्रकार वे अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए, है ना। मतलब उनका काम अच्छा है इसलिए अधिकारी खुश, और सहयोगों का ये काम कर रहे मतलब ये भी खुश। घर से दफ्तर 4 मील होगा। अब यहाँ 4 मील मतलब लगभग 6.5 किलोमीटर। देखो छात्रों, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है, ज़्यादा की तरफ। वे पैदल ही आते जाते, शायद पैसे बचाने की गरज से। साइकिल न उन्होंने खरीदी न उनकी सवारी की। देखो छात्रों की घर से दफ्तर मतलब घर से ऑफिस लगभग 6.5 किलोमीटर है और वो न साइकिल चलाते हैं न गाड़ी से जाते हैं, बल्कि पैदल ही जाते थे। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरफ की पोशाक अपनाई, ऑफिस के लिए एक पोशाक उन्होंने अपनाई थी, और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। कौन सी पोशाक है देखो, काला जूता, ढीला पाजामा, अचकन। अब अचकन का मतलब क्या है, लंबा बंद गले का जो कोट होता है वो अचकन, जो उनके लंबे इकहरे शरीर पर खूब फपती थी। मतलब उनका शरीर कैसा था, दुबला पतला इकहरा, है ना, और दुपल्ली टोपी।
जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलबंद उनके गले में पड़ा रहता था। मतलब उनको एक आदत ही थी कि जो गुलबंद है मतलब मफलर जो है हमेशा गले में वो डालते थे। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर बंद गले का कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायत से आती थी और काफी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने की तालीम पिताजी ने कभी जरूर ली होगी। मतलब लाठी चलाने का जो शिक्षा है, मतलब जो शिक्षण है, उन्होंने जरूर लिया था। क्योंकि उन्हें याद है कि एक बार शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ती की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले बायां हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूं, लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। चार ने मिलकर एक को पीट दिया, क्या बहादुरी दिखाई? अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है ना। जो जिसका दिमाग बिगड़ गया है उसकी बात समझी जा सकती है। चार आदमी मिले तो उन्हें कुछ समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है ना। मानुस की, इंसानियत का मतलब क्या है? मानुस की मराठी में भाईचारा, ह्यूमैनिटी, है ना। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2, 3, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह में से रहना होगा, है ना। मतलब पिताजी ने उन्हें इस प्रकार समझाया कि लड़ाई झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 5वें दिन, 4 दिन के बाद आपको मेल से ही रहना है, एक दूसरे के साथ ही रहना है। 2, 4, 10, 12, 100, 50 हिंदू मुसलमानों के कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा न इस्लाम खत्म होगा। साथ रहना है तो खूबी इसी में है, भलाई इसी में है कि मेल से रहे, एकजुट होकर रहे। एक दूसरे से टकराने की जरूरत नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। इस प्रकार लोगों को उन्होंने समझाया। पिताजी की बातों का लोगों पर असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला। लेखक कह रहे हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि मेरे पिता का दैनिक जीवन जो है हमेशा, प्रायः मतलब हमेशा निश्चित समय पर चलने वाला था, नियमबद्ध और नैमित्तिक। वे सवेरे 3 बजे उठते। देखो छात्रों, अब उनकी दैनंदिनी किस प्रकार की है, रोजमर्रा का काम वो किस प्रकार करते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते, है ना, बहुत सुबह। शौचादि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। सुराही का मतलब पानी का जो पात्र होता है, गंगा नदी से वो पानी उसमें लाते थे और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, मतलब छोटा कमरा था। बगल की दीवार में एक अलमारी, जिसे हम कपाट कहते हैं, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती, एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी ही जगह बचती थी
कि सामने रेहल रखकर उस पर पोथियां खोली जा सके। अब देखो छात्रों कि रेहल का मतलब क्या है। रेहल जो है ये पोथी रखने के लिए बनाए लकड़ी की एक चौकी होती है। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे। नवाहिक का मतलब होता है कि 9 दिनों में पूरा होने वाला, है ना। यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। मानस का मतलब क्या है कि रामचरितमानस एक ग्रंथ है ना, रामायण जिसमें से निकली है ना। पाठ वे सस्वर करते थे, मतलब स्वर के साथ। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था। सप्राण का मतलब क्या है? उसके अंदर एक प्रकार का उत्साह भरा रहता था, जीवित ऐसा लगता था, है ना, लयपूर्ण था। और कोठरी से निकली उनकी आवाज सारे घर में गूंजती थी। आवाज की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। मैं कल्पना करता हूं कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। सौरी क्या है? प्रसूति गृह है। पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। जो सौरी है ये पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसी मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था मैं चुप हो जाता, है ना। खटोला का मतलब क्या है? पालना। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हूं। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। आजकल की बात ऐसी नहीं है। आजकल तो बच्चा रोने लगा तो हम उसके हाथ में मोबाइल रख देते हैं। लेकिन ये बातें बहुत संस्कारिक है कि ये पिताजी के मानस पाठ स्वर जो है वो सुनते थे, और इसीलिए माता कहती है कि ये परिवार के अन्य लोग में इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार शायद होंगे, इसलिए वो रोते रोते चुप हो जाते हैं। अब मैं ऐसा समझता हूं कि मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी। स्वर की लिफ्ट का मतलब क्या है? लयबद्धता, जो मुझे शांत कर देती थी, है ना। मतलब मानस पाठ क्या है, उसमें कौन सा भावार्थ है, वो बच्चा क्या जाने, लेकिन पढ़ने का जो स्वर है एक प्रकार का लयबद्ध होने के कारण इन्हें शायद नींद आती होगी, है ना। इतना मैं जरूर मानता हूं कि इन श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। देखो छात्रों, एक श्रवण संस्कार नाम का संस्कार भी होता है ना। मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था। अवधी भाषा में, मानस की शैली में, अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन की शिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। अब यहाँ 2 शब्द है, अवचेतन और चेतन। चेतन क्या है? सचेत, जैसे सजीव, और अवचेतन का मतलब क्या है कि चेतना रहित। पिताजी मौन रहकर गीता पढ़ते थे, शायद चिंतन करने की दृष्टि से। जैसे हम पढ़ते हैं चिंतन की दृष्टि से तो केवल आंखों से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मौन रहकर पिताजी भी पढ़ते थे। मानस में वे बहा करते थे। गीता और मानस ये ग्रंथ है ना, पवित्र ग्रंथ है। तो मानस में ज़्यादा रुचि उनकी थी, इसलिए वो बहा करते थे। संस्कृत का उन्हें साधारण ज्ञान था। मानस में आए संस्कृत अंशों को वे शुद्धता और सुस्पष्टता से पढ़ते थे, पर संस्कृत से वो उच्चारण सुख अनुभव न करते थे जो अवधी से। ये सब भाषा है, अवधी, है ना, संस्कृत। कविता स्वस्वर पढ़ने का मुझे भी शौक है। शौक 2 मात्रा, मतलब यहाँ छंद है, 1 मात्रा अगर आ जाता शौक तो दुख होगा, है ना। ब्रज और अवधी की कविता मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। मानस का तो स्वस्वर अखंड पाठ मैंने कई बार किया है, पर मानस की बात ही और है।
खड़ी बोली की कविता में घंटे भर भी पढ़ूं तो मेरी जीभ ऐंठने लगती है, मतलब संकुचित होने लगती है। जैसे मराठी में हम कहते हैं ना रट, ठीक उसी प्रकार उर्दू के साथ ये बात नहीं है। खड़ी बोली कविता ने कहते हुए खेद होता है, मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही छुआ है। वह जीवन से मानस की सूक्ष्म शिराओं को अभी कम ही हुआ है। वह जीवन से उठी हुई कम लगती है, कोश से उतरी हुई अधिक। जीवन और कोश, इसमें अंतर है। कोश का मतलब जैसे कि ट्रेजरी होती है ना, ट्रेजरी, उससे उतरी हुई ऐसा लगता है। कारणों पर यहां न जाऊंगा। पूजा से पिताजी ठीक 8:30 बजे उठते। उस समय तक मेरी माताजी भोजन तैयार कर देती। वे रसोई में बैठकर भोजन करते और कपड़े पहन 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि किसी कारण भोजन समय पर तैयार न होता। पिताजी को बहुत गुस्सा आता, माँ कांपने लगती, पर गुस्सा निकालने का समय भी उनके पास न था। वे जल्दी जल्दी कपड़े पहनते और बगैर खाए दफ्तर के लिए चल पड़ते। अपनी 35 वर्ष की नौकरी में वे कहा करते थे, एक दिन वे दफ्तर से देर नहीं पहुंचे, है ना, कि एक दिन वे दफ्तर देर से नहीं पहुंचे। मेरी माताजी जल्दी जल्दी पुरिया बनाती और एक डिब्बे में खाना रखकर मोहल्ले के किसी आदमी से दफ्तर भिजवाती, और जब तक आदमी मेरे पिताजी को खाना खिलाकर वापस न आता वे भोजन न करती। देखो, जब कोई जाने वाला ना मिलता तो उनका भी दिन भर का उपवास होता। घर की 3 बुढ़िया, राधा, मेरी दादी और महारानी की बातें सुनने को ऊपर से मिलती। मेरी माँ न खाती तो वे कैसे खाती, पर अपनी भूख का गुस्सा वे दिन भर माँ पर उतारती रहती। पिताजी के दफ्तर से लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। देखो छात्रों, दफ्तर के लिए ठीक समय पर जाते थे, लेकिन आने का समय निश्चित नहीं था, है ना, लौटने का कोई ठीक समय नहीं था। नौकरी के प्रारंभिक वर्षों में, नौकरी के शुरुआत में वे प्रायः देर से लौटते थे, 8-9 बजे, इससे भी अधिक देरी से, और खाना खाकर सो जाते थे। बात को जब कुछ जल्दी आने लगे तो खाना खाने से पहले कुछ देर पढ़ते, कभी खाना खाने के बाद भी, और कभी तो घूमने निकल जाते। सुबह गंगा स्नान में आने जाने के 8 मील, दिन को दफ्तर आने जाने के 8 मील, यानी कुल 16 मील चल लेने के पर भी 16 मील चल लेने पर भी उनकी चलास तृप्त नहीं होती थी। बाप रे! देखो छात्रों, मतलब दिन में लगभग 26 किलोमीटर ये पैदल चलते हैं, फिर भी उनकी चलास, मतलब चलने की जो इच्छा है वो तृप्त नहीं होती। और रात को भी 2-3 मील घूम फिर आने को वे तैयार रहते थे। तभी तो मैं कहता हूँ कि उन्हें चलने का मर्ज था, है ना। लेखक कह रहे हैं, तभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें चलने की बीमारी थी। मर्ज का मतलब क्या है? बीमारी। सबसे अचरज की बात यह थी कि रात को चाहे जितनी देर से सोए, उठते हुए सुबह 3 ही बजे थे। उनका कहना था कि नींद लंबाई नहीं गहराई मांगती है। मतलब क्या है कि अच्छी नींद 1 घंटे की भी हो तो आराम मिलता है, यानी कम घंटों की भी गहरी नींद ज्यादा घंटों की हल्दी नींद का काम कर देती है। उनके इस फार्मूले के प्रति विश्वास ने मुझसे अपनी नींद पर कितना अत्याचार कराया है, इसे सोचकर कभी कभी मैं कहता हूं कि जब मैं मरूं तो मुझे 7-8 दिन तक यूं ही पड़े रहने देना। इस असंभव की कल्पना पर सुखद है, क्योंकि मुझे अपने जीवन की बहुत सी रातों की नींद पूरी करनी है ना। इस प्रकार वो कहते हैं। समय की पाबंदी की जो उत्कटता उन्होंने अपनाई थी, उनके निभाने के लिए घर के लोगों का सहयोग अवश्य था। उन्हें सेंस ऑफ टाइम, वक्त का अंदाज, है ना। सेंस ऑफ टाइम का मतलब क्या है? वक्त का अंदाज देने के लिए पिताजी ने अपनी नौकरी के पहले वर्ष में एक आराम घड़ी खरीदी और लाकर दालान में तिकोनिया पर रख दी।
दालान का मतलब क्या है? बरामदा। और तिकोनिया पर रख दी थी मतलब क्या है? 3 कोनों वाला। ये घड़ी नई नहीं थी, विक्टोरियन युग की थी और पायनियर के दफ्तर में बहुत दिनों से काम दे रही थी। वहाँ वह कंडम माल की तरह निकाल दी गई। मतलब जो जो भी माल खराब होता था वो निकाल दिया जाता था, उसमें से ये घड़ी थी। तो पिताजी ने शायद 2 रुपए में ले ली। ये घड़ी बेहया साबित हुई। मतलब ये घड़ी जो है निर्लज्ज साबित हुई, क्योंकि थोड़ी बहुत सफाई के बाद वह चलने लगी तो चलती ही चली गई, है ना। मतलब थोड़ी बहुत सफाई के बाद वो चलने लगी तो चलती ही चली गई। इसलिए लेखक कह रहे कि वो निर्लज्ज साबित हुई, बेहया साबित हुई। 7वें दिन उसमें चाबी देनी पड़ती, वह अलार्म भी बजाती। उसके कभी घड़ी साज के यहाँ जाने की मुझे याद नहीं। घड़ी साज का मतलब क्या है? जो घड़ी है दुरुस्त करने वाला। तिकोनिया और खाली, इसकी कोई तस्वीर मेरे दिमाग में नहीं। कहने का मतलब यह है कि तिकोनिया पर यह घड़ी हमेशा रखी रहती थी। मेरे पिता के जीवन पर्यंत वो चलती रही। उनकी मृत्यु को लगभग 30 वर्ष होने को आए हैं, अब भी वह चल रही है। मेरे पास नहीं है। मेरी बड़ी बहन के लड़के रामचंद्र उसे अपने नाना की एक निशानी के रूप में ले गए थे। अब यहाँ रामचंद्र कौन है? फुटबॉल के अखिल भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी, है ना। मतलब उनका या इन्होंने विशेषता भी बता दी है। नाना का मतलब क्या है? माँ के पिता। मैं जब कभी राम के घर जाता हूँ, हिर फिर कर मेरी आंख उस घड़ी पर जा टिकती है। हमारे घर में कितने जन्म मरण, शादी ब्याह, भोजन महोत्सव उसने देखे हैं। उसने मतलब किसने? घड़ी ने देखे हैं। मतलब कितने दिनों से ये घड़ी हमारे घर में है। कितने हर्ष विषाद, विषाद का मतलब उदासी, मतलब आनंद है, उदासी है, अश्रु है, हास है, वाद है, विवाद है, कितने क्रोध कलह, रोदन गायन, श्रम संघर्ष की वह साक्षी रही है, वह गवाह रही है। मेरी माँ अक्सर कहती थी कि नाम तो एकर आराम घड़ी है। नाम क्या है? आराम घड़ी है। पर न ई खुद का आराम करते हैं, न केहू को आराम करे देते हैं। मतलब खुद आराम नहीं करती है और केहू का मतलब किसी को आराम करने नहीं देती है। आराम घड़ी नाम ऐसी घड़ियों को शायद इसलिए दिया गया होगा कि ये एक जगह रख दी जाती है। अलार्म से आराम आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आया हो तो भी कोई अचरज की बात नहीं। कभी कभी आराम का आ भी छोड़ दिया गया। और ऐसी घड़ियों को मैंने लोगों को राम घड़ी भी कहते सुना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की बहुप्रशंसित आत्मकथा है। उसमें से कुछ अंश हमारे इस पाठ में आए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये पाठ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।